Good evening. Am I audible? Please reply. Okay, thank you. आज के क्लास में हम लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो लेसन है इसको रिवाइज करने वाले हैं. सो लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस लेसन में जो भी प्रोसेसेस हमने स्टडी किए हैं, जिसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, देन जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जिसमें हमने सारे सिस्टम्स को स्टडी किया है, उसको हमें फिर से रिवाइज करना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. सो जब हम कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है कि वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस. तो वो जो लाइफ प्रोसेसेस है वो क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर नथिंग बट the processes which are required to maintain the balance of body. तो इसके लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं हमारे बॉडी में, तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमें ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो क्या करने पड़ते हैं? परफॉर्म करने पड़ते हैं. सो कुछ लाइफ प्रोसेसेस ऐसे है कि जो कि डेफिनाइट लाइफ प्रोसेसेस है, और सम प्रोसेसेस जो है वो इनडेफिनाइट भी है. तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस है वो हम देखेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे जो ये लेसन हम स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें जो लाइफ प्रोसेस का मीनिंग होता है तो वो है द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. तो इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे, तो इसमें तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो इसमें हमें कुछ डेफिनाइट एंड कुछ इनडेफिनाइट लाइफ प्रोसेसेस देखने के लिए मिलते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मींस न्यूट्रिशन को वो इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं. तो पर्पस क्या है? सो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो न्यूट्रिशन या जो फूड स्टफ हम कंज्यूम करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्रेजेंट होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जब हम इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, ये फर्स्ट प्रोसेस स्टडी करेंगे, तब वो कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इसके पहले देखिए, जो कुछ भी हम लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस आपने देखे होंगे कि जो प्रोसेसेस विजिबल है, और सम प्रोसेसेस ऐसे भी है जो कि विजिबल नहीं है, बट वो स्मॉल स्केल पे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं. जैसे कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस है. चाहे वो आप जब ड्यूरिंग नाइट टाइम जब हम सोते हैं, तभी ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू है. जब हम वर्क करते हैं, ओके आई विल टेल, वेट वेट फॉर अ मिनट. तो पहले हम डेफिनाइट जो प्रोसेसेस होते हैं इनकी हम बात करते हैं. तो डेफिनाइट प्रोसेसेस में क्या आते हैं? ये सारे जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन की प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेसेस डेफिनाइट है. अब इनडेफिनाइट प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस सबसे पहले मैंने दिया कि विजिबल मूवमेंट. तो देखो, जो प्लांट्स हम लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स में, तो इनकी जब ग्रोथ होती है, तो ये स्मॉल स्केल पे वो हमारे लिए, या जब एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है तब हमें वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती है. जब हाइट इंक्रीज हो जाएगी तब हम कहेंगे कि प्लांट ग्रो हो गया है. वैसे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, तो वो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, या उसके जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है. मतलब जैसे कि ये जो बाकी के डेफिनाइट लाइफ प्रोसेस है, इनका इफेक्ट उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे हमें देखने के लिए मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. बट ये जो प्रोसेसेस है, जैसे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे देखने के लिए नहीं मिलता है. इसकी वजह से उसको हम इनडेफिनाइट
लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं स्मॉल स्केल पे हो या जो भी ऑब्जर्वेबल प्रोसेसेस है, तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वन बाय वन ये जो भी प्रोसेसेस हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं, पहले हमने स्टडी किया है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस हम इन डिटेल अभी भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको इन शॉर्ट या उसका इंट्रोडक्शन हम पहले करते हैं कि कैसे ये लाइफ प्रोसेसेस इतने इंपॉर्टेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस आती है वो है न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। So what is mean by nutrition? So nutrition is the process of taking nutrients in the form of food. जो हम फूड के फॉर्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सो देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड नेक्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो इसमें डिफरेंस क्या है? तो मोस्टली हमें मैक्रो का मीनिंग पता है कि मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। बट यहाँ पे देखिए लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स ऐसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग ये है कि ये जो भी न्यूट्रिएंट का ग्रुप होगा वो हमारे बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। करेक्ट। हाँ, तो ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसका जो भी अमाउंट होगा स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए वो रिक्वायर्ड होता है। सो अगर आपको पता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो प्लीज टाइप द ग्रुप ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यस, प्लीज टाइप द आंसर। प्रोटीन्स, करेक्ट। देन carbohydrates, very good. And next one is fats. So these three nutrients are considered as, okay, now Raghav, yes, there are three types of macronutrients. उसमें carbohydrates, fats और proteins का ग्रुप आता है। What is the role of carbohydrates in our body? So carbohydrates give energy. Carbohydrates give energy to living organism. जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी ग्रुप कार्बोहाइड्रेट का, इसमें जो हम कह सकते हैं जो फूड स्टफ जिसमें सीरियल्स का ग्रुप आता है, तो उसमें से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। देन जो नेक्स्ट ग्रुप बताया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो है प्रोटीन्स का। सो प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंड देन जो फैट्स है, फैट्स आर आल्सो, ये साहिल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। यू कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में, ओके। सो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन्स का ग्रुप आता है जिसमें पल्सेस है या फिर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो ये जो सोर्सेस होते हैं, तो प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, दे आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। देन नेक्स्ट वन इज फैट्स। तो फैट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो फैट्स को देखिए, इन केस पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर वही हम 1 ग्राम ऑफ फैट को कंज्यूम करेंगे तो मोस्टली अराउंड 8 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ये जो फैट्स है वो भी क्या है, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स ही है। बट इनका जो स्टोरेज होता है हमारे बॉडी में, तो वो एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। और इसको हम स्टोर हमारे बॉडी में जो साइट है जहाँ पे इसका ये स्टोर होते हैं, तो वो है एडिपोज टिश्यूज। तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन इसके बाद जो ग्रुप आता है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स आते हैं, वेरी गुड, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेश। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो विटामिन जो है, तो विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं। जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है या जो भी जर्म्स की एंट्री होती है या जो भी
हमारे बॉडी के लिए हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन क्या है, रिक्वायर्ड है। तो विटामिन में भी अगेन टू टाइप्स है। सम विटामिन आर वाटर सोल्यूबल एंड सम विटामिन आर फैट सोल्यूबल। सो इसमें से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट या यूरिनेशन से। तो इसकी वजह से हमें उसका कंटिन्यू मतलब रेगुलर उसका जो इंटेक है वो हमें विटामिन का लेना है। इसके बाद मिनरल्स हैं जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ आयरन का एग्जाम्पल लेंगे तो हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड का एक कंटेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन इजीली और इजीली इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ईच एंड एवरी सेल तक। इसकी वजह से मिनरल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये था पार्ट कि जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन में ये जो भी न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स आते हैं, तो वो टाइप्स में कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब हम इन डिटेल देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की वो क्या है। तो देखिए, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो मेन टू ग्रुप्स आते हैं, तो वो ग्रुप्स अलग है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से ग्रुप्स है। तो यहाँ पे देखिए, जो न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन में मेन टू ग्रुप्स है। फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, और जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। सो autotrophic means the organisms which prepare their own food, and heterotrophic means the organisms which depend upon other sources for food. इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑटोट्रॉपिक का जो ग्रुप है वो अगेन डिवाइड हो गए टू ग्रुप्स में। जो फर्स्ट ग्रुप है वो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। So what is the meaning of photosynthetic? Photo means light. I mean, in presence of sunlight, the organisms can prepare their own food. So ये जो organisms हैं वो हम photosynthetic organisms के groups में include करेंगे. Then the next group is chemosynthetic organisms. So what is the meaning of chemosynthetic? जो chemo means chemical. In presence of जो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं, उसको यूज करके अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ये टू ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप में डेफिनेटली इंक्लूड होंगे ऑल प्लांट्स। यस, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है कीमोसिंथेटिक, बट ऑटोट्रॉफिक में ये टू ग्रुप्स आते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक में बैक्टीरियाज आते हैं। वो ग्रुप यहाँ पे मतलब जो भी प्रोसेसेस हम स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में, तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट और एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स का मोस्टली एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं है, बट कीमोसिंथेटिक ग्रुप में मोस्टली बैक्टीरिया आ जाते हैं। ओके, तो वेट रोहन, जो होलोजाइक न्यूट्रिशन है, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसमें अमीबा का हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, तो होलोजाइक न्यूट्रिशन के बारे में आपको मैं तब बता दूंगी। तो ये मेन ग्रुप, ये ऑटोट्रॉपिक के टू ग्रुप्स हैं। देन जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया सैप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है और होलोजोइक भी है। तो होलोजाइक, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा का। तो होलोजाइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ ये क्या करते हैं, जो इनका जो मेम्ब्रेन होता है, तो उस मेम्ब्रेन से अमीबा के एग्जांपल लेंगे तो वो मेम्ब्रेन से क्या करता है, फूड को इंटेक करता है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक ही है, अदर सोर्सेज से ये क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, और उसमें 5 प्रोसेसेस जो है उसको क्या करते हैं, ये फॉलो भी करते हैं। तो ये ग्रुप होलोजोइक न्यूट्रिशन का आता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल अमीबा का देखेंगे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में ये जो ह्यूमंस है उनका एग्जाम्पल दिया है। सैप्रोफाइटिक जो है वो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज पे जो ऑर्गेनिजम्स वहां से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं, वो ग्रुप है। पैरासाइटिक जो ग्रुप होता है, ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स
फ्रॉम द एक तो ये बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेंगे, या फिर बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद जो सेल्स या टिश्यूज है उनको इन्फेक्ट करके, या वहां का जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्सॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, एज अ ये वहां से ये एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन उसको यूज करेंगे। तो सैप्रोफाइटिक के बाद जो पैरासाइटिक आता है वो टू टाइप्स के हैं। एक होता है एंडोपैरासाइट, दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। सो जो एक्टोपैरासाइट्स है वो बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज है। और सम पैरासाइट्स आर एंडोपैरासाइट, मीन्स दे वो एंट्री करेंगे हमारे या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो होस्ट है, तो उस होस्ट के बॉडी में एंट्री करने के बाद ये सेल या टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं और वहां से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। देयर आर सम वर्म्स के कुछ एग्जांपल्स हम उसमें बता सकते हैं। तो ये क्या है, पैरासाइट्स है, जैसे एस्कैरिस जो कि इंटेस्टिनल वर्म्स है। तो ये एग्जांपल्स आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। तो होलोजाइक न्यूट्रिशन में हम ह्यूमन एंड जो अमीबा है उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रुप हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फर्स्ट टाइप है। इसमें जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप है, तो जिसमें प्लांट्स आते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो वो स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने प्लांट का जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो हमने स्टडी किया हुआ है पहले। देखिए ये जो डायग्राम है ये लीफ का सेक्शन है, ठीक है। तो हम अभी देखने वाले कि जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स में वो है लीव्स। तो लीव्स के स्ट्रक्चर में ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है उसमें सोलर एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। सो इसमें ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, तो जो लेबलिंग्स किए हैं, तो इसमें आप ऊपर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे मिड रिब दिखाया है, देन लैमिना और लिप ब्लेड है, देन वेंस दिखाए हैं, और बीच में जो रेड एंड ब्लू कलर है उसमें फ्लोएम एंड झाइलम टिश्यूज है, जिसको वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो इसके बारे में, टिश्यूज के बारे में हमने स्टडी किया, फ्लोएम एंड झाइलम टिश्यूज का रोल क्या होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो इसके जो सेक्शन है इसको अगर हम इनलार्ज करते हैं तो नीचे का पार्ट दिखाई देता है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर का जो कवरिंग है वो है वैक्सी क्यूटिकल। तो आपने कभी प्लांट के लीव्स को ऑब्जर्व किया है तो आपको ये दिखाई देता है कि जब कभी वाटर के ड्रॉपलेट जो है वो लीव्स पे गिरते हैं तो क्या होता है, वो वहां से स्लिप होते हैं और वो ग्राउंड पे जाएंगे। तो ये वैक्सी क्यूटिकल जो है उसका एक रोल होता है। तो वैक्सी क्यूटिकल का रोल ये भी है कि वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है, और इसी की वजह से जो वाटर की एंट्री होनी चाहिए जो कि सरफेस है, तो वो वाटर की एंट्री वहां पे प्रिवेंट की जाती है। तो ये वैक्सी क्यूटिकल का लेयर है। वैक्सी क्यूटिकल की लेयर के बाद अगर आप देखते हैं तो वो है अपर एपिडर्मिस। एंड देन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको टू डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रहे हैं। टू डिफरेंट शेप्स में कुछ वो होल शेप की भी है, सेम वहां पे क्लोरोप्लास्ट का ही उसके अंदर स्ट्रक्चर है, और कुछ रेक्टेंगुलर शेप के भी है। तो यहाँ पे उसको लेबलिंग नहीं किया है। तो ये जो भी पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें ओवल शेप और जो रेक्टेंगुलर शेप है, तो उसको क्या है, वो अलग अलग टिश्यूज है। तो वो डिफरेंट टिश्यूज में क्या आता है, देखो जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं वो है पैलिसेड टिश्यू। जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं उनको हम पैलिसेड टिश्यू कहते हैं, या एंड जो ओवल शेप के हैं वो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो ओवल शेप के हैं वो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और जो रेक्टेंगुलर शेप के हैं वो है पैलिसेड टिश्यू। पार्थ, यहाँ पे तो नेटवर्क आप थोड़ा सा देखिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे देखिए जो टिश्यूज यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप एंड ओवल शेप में है, तो वो डिफरेंट टिश्यूज है। तो जो फर्स्ट टिश्यू है रेक्टेंगुलर शेप का, तो वो है पैलिसेड टिश्यू।
और उसके बाद जो ओवल शेप में आता है वो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इन दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं तो जो सेंटर में ग्रुप है वो ग्रुप क्या है, मेसोफिल टिश्यूज का है। तो इसमें क्या होता है, तो इसी स्ट्रक्चर में एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो पैलिसेड टिश्यूज है इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमास है तो इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम है एज कंपेयर टू पैलिसेड टिश्यूज। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो इसमें ज्यादा है पैलिसेड टिश्यूज में, तो इसका मीनिंग क्या है, तो जो क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस की साइट है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो थोड़ी सी लार्ज अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जो सर्कुलर शेप में क्लोरोप्लास्ट दिखाया है वहां पे इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जो क्या करता है, सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। तो ये साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ साहिल, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ऐसे हैंड वाला स्ट्रक्चर। वो रेज हैंड इसलिए है कि अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप वो रेज कर सकते हैं हैंड, तो यहाँ पे हमें वो समझ में आता है कि आपको कुछ तो बात करनी है, इसलिए वो यहाँ पे दिखाया है हैंड का स्ट्रक्चर। ओके, हाँ तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि है गार्ड सेल का। तो बीच बीच में एयर स्पेसिस भी प्रेजेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस का पार्ट आता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, तो गार्ड सेल जो है वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसके अंदर जो यहाँ पे दिखाया है लोअर एपिडस में डर्मिस में जो गार्ड सेल्स आपको दिख रहे हैं, टू गार्ड सेल है, टू दोनों साइड की तरफ से, और बीच में जो पार्ट आता है वो क्या है, स्टोमाटल पोर्स का पार्ट है। तो ये स्टोमाटल पोर्स क्या है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। तो इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम एटमॉस्फेयर से लेने वाले हैं, मतलब लिव जो है वो एटमॉस्फेयर से उसको एब्सॉर्ब करेंगे, वो लिव्स के स्ट्रक्चर में आएगा। तो उसके लिए, उसके एंट्री के लिए क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है। देन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इससे क्या फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाला है तो उसके लिए भी ये एक साइट है, उसके एग्जिट के लिए। तो ये स्टोमेटल पोर से एंट्री एंड एग्जिट की प्रोसेस होती है। तो ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं ये न्यूमेरस पोर्स प्रेजेंट है लिव्स के स्ट्रक्चर पे। अब इनका और रोल है, जैसे कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या है, तो जो एक्सेस वाटर होता है लिव्स में, तो वो एक्सेस वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो उस जो एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं तो वो कहाँ से होंगे, वो भी स्टोमेटल पोर्स से ही होते हैं। तो स्टोमेटल पोर्स का ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी रोल है। और जो भी ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक एंड जब ऑक्सीजन को हम वहां से रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तभी भी ये स्टोमेटल पोर्स वहां पे हेल्पफुल होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है प्लांट्स में। तो पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज इक्वल टू मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू यहाँ पे नाम नहीं दिया है, या इस डायग्राम में कहाँ पर भी पैलिसेड टिश्यू भी नहीं है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा काइमा भी नहीं है। तो जो रेक्टेंगुलर शेप के है वो है पैलिसेड टिश्यू एंड जो ओवल शेप के है वो क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। सो जो भी स्टोमेटल पोर्स है, देखिए यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स से हमने कहा कि वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जो कि ट्रांसपिरेशन की हम प्रोसेस कहते हैं। बट जहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है, वाटर लेवल जो है वो अगर पहले से ही कम है, तो वहां पे ये जो प्रोसेस होती है वाटर लॉस की वो क्या करनी है, हमें स्टॉप करनी है।
वो कैसे स्टॉप हो सकती है, तो उसके लिए हमें स्टोमेटल पोर्स को क्या करना है, क्लोज करना है। तो जो फंक्शनिंग होता है स्टोमेटल पोर और ओपनिंग का, क्लोज और ओपन जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, तो उसका फंक्शन जो है वो रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल्स, जो दोनों साइड पे 2 गार्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर्स है। तो ये फंक्शन है गार्ड सेल का, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। तो ये कुछ ऐसे जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए ये स्टोमेटल पोर्स हेल्पफुल है। बट प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है या प्लांट जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जो अदर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यूरिया है, तो इनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगा, तो उसके लिए रूट जो है वो सॉइल से उसको एब्सॉर्ब करेंगे और प्लांट बॉडी में उसको क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके लिए जो जाइलम टिश्यूज है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते करते ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, तो उनको भी क्या करते हैं, प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। सो नाइट्रोजन जो है वो इसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये हमने सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसमें जो एग्जाम्पल पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरियाज का, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके उसका कन्वर्जन प्रोटीन्स में करते हैं। तो ये पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने ये लीफ का स्ट्रक्चर देखा है और इसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट है, जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो भी देखी है। बट यहाँ पे देखिए जो कुछ मतलब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो वो प्रोसेस आपको क्या करने हैं, वहां पे लिखने हैं। तो वो प्रोसेसेस आप कैसे राइट डाउन करेंगे कि जो इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, the first event which occurs during the process of photosynthesis is absorption of light energy by chloroplast. Absorption of light energy by chloroplast. जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट को इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी उसको क्या किया जाता है, पहले अब्सॉर्ब किया जाता है। देन द नेक्स्ट इवेंट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इन सोलर एनर्जी को यूज करके हम कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे देखो कैटालिस्ट का मीनिंग होता है कि जो उस रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो बायो कैटालिस्ट विद द हेल्प ऑफ थिंग, तो उसको हम बायो कैटालिस्ट कहेंगे। वो सिर्फ रिएक्शन का रेट ही है, लेकिन उस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, तो उनको हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं। देन नेक्स्ट इवेंट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है मीन्स H2O है, तो इसका कन्वर्जन होता है H2+O, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं splitting of water molecule. And the next is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. मीन्स अगर आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है 6CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll. It gives C6H12O6 plus 6O2. तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसमें इसका स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा और जो सोलर एनर्जी हम प्लांट्स यूज कर रहे हैं, तो उसका कन्वर्जन कहाँ पे होगा, केमिकल एनर्जी में, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन से भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, तो मोस्टली इसमें जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो मेन सोर्सेस होते हैं एनर्जी के। तो इसमें ये जो ग्रुप आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वही ग्रुप एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल यूज किया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है प्लांट्स में। तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमें प्लांट का ये जो स्ट्रक्चर है वो हमने स्टडी किया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये भी दिए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो उसका जो कंक्लूजन है या फिर उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो उसके बेसिस पे भी 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। देन हाँ, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने देखा, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये सबको क्लियर है या इसी में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसमें हमें 2 एग्जांपल स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट वन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेल नोन एग्जांपल जो है वो स्टडी करना है, मींस अमीबा। एंड देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें ह्यूमन बींग्स में जो भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, जिसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। तो ये जो पार्ट है, तो वो पार्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सो ये जो भी टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, या जो भी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके लिए डिफरेंट, वो क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस को यूज करते हैं एज अ फूड। तो ये डिपेंड होता है कि उस रीजन में जहाँ पे वो उनका हैबिटेट है, तो उस रीजन में कौन से टाइप के फूड के सोर्सेस है, तो उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, ये जो न्यूट्रिशन है उसको इनटेक किया जाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखते हैं, तो टाइप्स आते हैं, ग्रुप्स आते हैं इनके। कौन कौन से ग्रुप्स आ सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? तो उसमें आते हैं हर्बिवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनिवोरस एनिमल्स। तो जो हर्बिवोरस एनिमल्स है, वो एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर्स है। देखो, जो हमने प्लांट्स के बारे में अभी स्टडी किया, तो वो प्रोड्यूसर्स है, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देन नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो कंज्यूमर्स का ग्रुप आता है, जिसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में जो भी ग्रुप्स है, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो, या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो इसको हम कहते हैं हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स, मींस मिक्स्ड कंज्यूमर्स। तो हर्बिवोरस एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट पार्ट्स, उनको कंज्यूम करेंगे। देन कार्निवोरस ग्रुप फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे। एंड देन जो ग्रुप आता है ओमनिवोरस एनिमल्स का, जिसको हम मिक्स्ड कंज्यूमर्स कहते हैं, तो उनमें जो ग्रुप आएगा वो बोथ प्लांट पार्ट्स, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे। तो इसमें और एक कंसेप्ट है कंज्यूमर्स में ही, जिसको हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स या फिर अपेक्स कंज्यूमर्स। ये एक ऐसे ग्रुप होता है कंज्यूमर्स का, एनिमल्स का, जो ग्रुप कार्निवोरस एनिमल्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स और अपेक्स कंज्यूमर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हमने मतलब फॉर्म हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें से जो हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो देखिए, जो आउटसाइड के सोर्सेस होते हैं उसको वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं अमीबा का, तो अमीबा में सिंपल सेल है, मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजाइक, देन this comes under what? Holozoic nutrition। Holozoic nutrition में ये ग्रुप्स आएंगे। Saprophytes only use dead and decaying bodies of plant and animal species. Parasites, they are totally dependent on host cell, चाहे वो आउटसाइड या फिर इनसाइड द बॉडी, बट वो होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होंगे। और जो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, उसमें हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का ये जो ग्रुप बताया वो आएगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अमीबा का। तो अमीबा देखिए, अमीबा इज द अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके चैतन्य, आई विल सेंड एक्चुअली हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल है इस लेसन के, तो इसके पीडीएफ फॉर्म करके मैं ग्रुप पे आज ही सेंड कर देती हूँ होमवर्क के। ओके, सो नेक्स्ट जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूट्रिशन है वो। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सिंपल है। तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, जो अमीबा का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अमीबा
उसके बॉडी में ऐसा कौन सा भी ऑर्गन या ऐसे सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जो सिस्टम क्या करती है कि ये फूड को कंज्यूम करके उसको डाइजेस्ट या ऐसा कुछ, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज में है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसकी वजह से इनके सिंगल सेल में ही सारे प्रोसेसेस है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सिंगल सेल में ही क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जब कभी फूड पार्टिकल्स अवेलेबल होता है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सुडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सुडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। तो ये सुडोपोडिया का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है अमीबा में, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फूड पार्टिकल को उस सुडोपोडिया से ग्रैब किया जाता है। इसके बाद सुडोपोडिया का फॉर्मेशन होने के बाद जब फूड पार्टिकल एंट्री करता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब वहां पे फॉर्म होता है फूड वैक्यूल। वैक्यूल मीन्स वैकेंट स्पेस। तो वहां पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उसकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन मीन्स वहां पे जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है या जिसको हम कंज्यूम करते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। और वो जो सिंपल सब्सटेंसेस है मीन्स न्यूट्रिएंट्स है, तो उसको क्या किया जाता है, ऑल ओवर द बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन उसको एब्सॉर्ब किया जाएगा और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है उसके लिए एनर्जी का प्रोडक्शन होने के बाद उसको यूज किया जाएगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स भी क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। तो उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे और एक बात है कि ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से साइट से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब उसका एक्सक्रीशन करेगा या फिर फूड पार्टिकल को ग्रैब करेगा। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे फूड पार्टिकल जहां पर भी अवेलेबल होगा वहां से वो क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को वो ग्रैब करेंगे, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। देन ये जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंसेस में उसका कन्वर्जन करने के लिए होती है। डाइजेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो जो कुछ भी कंज्यूम किया था, जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, तो उसको क्या किया, ब्रेक करके उसका कन्वर्जन सिंपल सब्सटेंसेस में हुआ है। और इसको देखो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है अमीबा में, जैसे कि एक्सक्रीशन की बताई, अनडाइजेस्टेड है कुछ मटेरियल या बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहां पे अगर वेस्ट जनरेट होता है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या किया जाता है, सेल से उसको एक्सक्रीट किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। तो जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन है, जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं डाइजेशन की प्रोसेस के लिए, वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कौन सा भी स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बॉडी होल बॉडी एज अ सिंगल सेल है। तो इसकी वजह से इनमें जो भी प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। तो इसके ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें आपको जो प्रोसेसेस मतलब ये जो प्रोसेस दी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें अमीबा के एग्जांपल दिए है, तो वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके वहां पे ये जो प्रोसेस है उसको लिखना है, दिखाना है। तो बहुत सिंपली आप पहले अमीबा का जो सेल है उसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फूड पार्टिकल जो है वो पास में आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सुडोपोडिया का फॉर्मेशन दिखाएंगे, जहां पे फूड पार्टिकल है उस साइड पे सुडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। देन फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन दिखाएंगे, उसको लेबल करेंगे। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें देखिए जो प्रोसेस हमने कहा कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस सारे प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक मतलब नाम दिए गए हैं। जैसे कि प्रोसेस होती है इंजेशन की, या आपने पता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस जब हम स्टडी करते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो पहले हमें क्या करना है, इंजेशन की प्रोसेस होगी, इनटेक करना है। फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, मतलब इंजेक्शन के बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस आती है, एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस आती है। फिर उस वो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये मैंने जब
पहले आपको बताया, तो इसमें ये प्रोसेसेस मैंने अमीबा का जो भी हमने एग्जांपल लिया था या फिर उसका जो भी प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, उसमें ये जो सारे प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस दिखाए। तो नेक्स्ट क्लास में वो जो प्रोसेसेस है, जो भी स्टेप्स इसमें परफॉर्म किए जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, तो वो फिर से एक बार मैं आपको वो समझाती हूँ। देन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ इसमें डाउट नहीं है तो यस लिखिए। देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक। तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी प्लान है वो बहुत सिंपल है। वैसे ही अपोजिट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो, अगर हम हायर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें जो भी प्रोसेसेस है या जो भी सिस्टम्स फॉर्म हो गए वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो गए हैं, तो उसमें ये जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो लाइफ प्रोसेस के हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी का जो भी बैलेंस होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उन सबको मेंटेन करता है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, कौन से भी प्रोसेस आप लाइफ प्रोसेस लीजिए, तो ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो पहले हमने बात की कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन को बॉडी में ले रहे हैं। जब इसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसको एब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में। और ये जो ब्लड है वो क्या करता है, होल बॉडी में इसको सर्कुलेट करेगा, या ट्रांसपोर्टेशन की हम प्रोसेस कहते हैं, जिसमें इंक्लूड है सर्कुलेटरी सिस्टम। देन जो पार्ट आता है कि ये न्यूट्रिएंट को तो एब्सॉर्ब किया, डाइजेशन तो हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से इसको ब्लड में एब्सॉर्ब भी किया और बॉडी में सर्कुलेट भी किया। अब हमें क्या करना है, इन न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस करके उस एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए कौन से सिस्टम है, तो उसके लिए है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस से क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट को ब्रेक करके उसमें से हम एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को हम बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उसके लिए सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको छोड़ के और भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो कि सेंसेशन या फिर जो भी हम रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मस्कुलर सिस्टम है। तो ये जो भी ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो गए, तो ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, तो ये जो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गई है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहेंगे या फिर एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, या जो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम कहते हैं कि एंटीरियर जो एंड होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है माउथ। तो माउथ इज द ओपनिंग, बट उसके अंदर जो है, मतलब ये माउथ जो है वो सिर्फ ओपनिंग है, जिससे हम क्या करेंगे, फूड बाइट जो है वो अंदर लेंगे। बट एक्चुअल जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो स्टार्ट होती है बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, तो उसमें टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इसके बाद इसका जो पोस्टीरियर एंड है, तो वो है एनस। तो माउथ या माउथ से लेकर जो स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, तो वो एंड होगा एनस तक। और इसके बीच में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो कि डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। तो जब डाइजेस्टिव जूसेस की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें प्रेजेंट होते हैं इंजाइम्स। तो ये इंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये क्यों नेसेसरी है, तो जब तक सिंपल सब्सटेंसेस में इसका कन्वर्जन नहीं होता है, तब तक ब्लड में उसको या हमारे बॉडी में जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उसका प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो जब कभी आपने देखा हो कि वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हम लेते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स है कि जो कि जंक फूड्स है, तो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अगर हम
कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो उसका जो डाइजेशन होता है, तो उसके लिए डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो उसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल जो है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनल में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि जो स्टार्टिंग मैंने कहा कि बकल कैविटी है। सो बकल कैविटी, इसमें टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो थ्रोट के रीजन में जो प्रेजेंट है, थोड़े से उसके ऊपर फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो है। फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के बाद जो आता है तो वो है इसोफेगस का स्ट्रक्चर। तो फेरिंग्स का देखिए इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ये कैविटी है। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन दोनों के लिए ये फेरिंग जो है वो कॉमन है। मतलब फूड का जो पैसेज होता है फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट पार्ट मीन्स फूड पाइप, और जो एयर हम इनहेल करते हैं नोज से, तो उसको हम विंड पाइप में यानी टूवर्ड्स लंग्स, इसका जो भी वो जो पास होती है, तो वो कहाँ से पास होती है? फेरिंग्स से। तो ये जो फेरिंग्स है वो कॉमन पार्ट है फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड फॉर द पैसेज ऑफ एयर ऑल्सो। तो ये जो फूड फेरिंग्स में आता है, उसके बाद वो कहाँ पे एंट्री करेगा? फूड पाइप में एंट्री करता है। तो ये फूड पाइप जो है वो टोटली मस्कुलर पार्ट है। जैसे कि पाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि कुछ जो टूथपेस्ट होते हैं, उसको आप अगर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दैट प्रेसिंग, ये जो टूथपेस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो वैसे ही ये जो इसोफेगस है वो क्या करता है? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करता है और फूड पार्टिकल को आगे पास करता है। मतलब आप प्रेस करोगे, मतलब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फूड पार्टिकल जो है वो आगे जाएंगे। मतलब वहां पे आगे जाएंगे तो इसको रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि फूड पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? खुद को रिलैक्स कर लेगा, तब जाके वो उस फूड पार्टिकल्स को वहां पे रख सकता है। उसके बाद फिर से उस जगह पे, उस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। देन नेक्स्ट वो आगे वाले पार्ट, मतलब आगे की तरफ वो फिर से पास हो जाएगा, फिर वो खुद को रिलैक्स कर लेगा। ऐसे कंटिन्यूअसली ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस करता है, और फूड पाइप से जो फूड है वो क्या हो जाता है? आगे की ऑर्गन की तरफ पास किया जाता है। तो जो फूड पाइप है, इसमें ये जो प्रोसेस मैंने बताई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, तो उस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। वो स्पेसिफिक नाम है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मीन्स नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। तो ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के बाद ही फूड जो है वो आगे पास हो सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो पार्ट आता है स्टमक का। अभी स्टमक में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि म्यूकस है, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, पहले हमने बात की थी स्टमक की, तो स्टमक में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे मोस्टली प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन किया जाता है। देन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के इंटेस्टिनल जूसेस प्रेजेंट है। और जो पैनक्रियाज एंड लिवर, ये जो अदर टू ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लिवर से भी जो सिक्रेशन आता है बाइल जूस का, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और जो पैनक्रियाज है, उसमें से जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, वो भी कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब इसकी वजह से each एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें ब्रेक हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में इनका कन्वर्जन होता है। इसकी वजह से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको कहा गया है पार्ट ऑफ और साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और जो स्टमक है, तो यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट का क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है। सो इसमें अगर हम देखते हैं, तो आपको अगर एग्जांपल्स पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जूसेस है, तो उसके प्लीज आप टाइप करके बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स है जो इंटेस्टिनल जूसेस है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से वो सिक्रीट हो जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, नो नो नो,
हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, बाइल जूस जो है वो लिवर का सिक्रीशन है, जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में। और पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है, तो उसमें ट्रिप्सिनोजेन मीन्स ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये डिफरेंट जूसेज जो है या डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट ग्लैंड से क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम उसको कहते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं विली। ये सिंगुलर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है, एब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी होता है फूड का, प्लस एब्सॉर्प्शन भी होता है। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है, जो कि मटेरियल या जो भी ऐसे कुछ पार्ट्स जो कि यूजफुल है, तो उसका एब्सॉर्प्शन या वाटर जो होता है उसका एब्सॉर्प्शन किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा भी ऐसा डाइजेस्टिव जूस जो है वो प्रेजेंट नहीं है जो कि उस न्यूट्रिएंट्स पे एक्ट हो सकता है या उस फूडस्टफ पे एक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है रेक्टम का, और लास्ट पार्ट है एनिस का। तो देखिए, आज के क्लास में मैंने ये एंजाइम्स के डिटेल आपको नाम नहीं बताई, या फिर ये किस पे एक्ट होते हैं और कैसे रिएक्शन होती है, तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो ये सिर्फ मैंने बताया है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट की ये जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल जो कुछ भी हम ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है इसमें, तो ईच एंड एवरी ऑर्गन में कौन कौन से इंजाइम्स प्रेजेंट है और वो कैसे एक्ट होते हैं उस फूड स्टफ पे, और उसका कन्वर्जन किस में करते हैं, तो ये हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और कहाँ पे जाके एंड होता है। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड इज आल्सो स्टोर्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये जो स्टोरेज का जो फंक्शन है वो रेक्टम में होता है। रेक्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो, और एनएस से इसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ तक कंप्लीट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही कंप्लीट हो रही है। ओके, तो आप में से किसी और को एक बात पता होगी तो प्लीज आप उसका आंसर बता सकते हैं कि कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने बात की, तो कुछ कुछ ऑर्गन्स के हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गन एंड हो रहा है और दूसरा ऑर्गन वहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या है, स्फिंक्टर मसल्स है, इनका भी रोल है कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में। वेरी गुड। तो ये स्फिंक्टर मसल्स मतलब जहाँ पे स्टमक का पार्ट है, जब स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंट्री करता है, तो वहां पर भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स का भी वेरी मतलब स्पेसिफिक रोल है, क्योंकि हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो बहुत टाइम तक स्टमक में ही रहता है, उसके बाद वहां पे प्रोटीन्स का पार्शियल ब्रेकडाउन करके वो फूड फिर पास किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होके वो आगे पास किया जाएगा, न्यूट्रिएंट वहां पे एब्सॉर्ब किए जाएंगे, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाद में रेक्टम और एनस से उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। तो ये पार्ट है ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जैसे कि नाम दिए, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहा गया। वैसे जो हमारे टिथ होते हैं, तो टिथ को भी एक स्पेसिफिक ऐसे नाम दिया गया है। मतलब देखो, टिथ से कौन सा भी ऐसा एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, बट डाइजेशन में उसका भी कुछ रोल है टिथ का। तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी प्रोसेस होती है टिथ से, जो भी फूड का ब्रेकडाउन होता है, स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं हम। तो केमिकल डाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें डेफिनेटली एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, बट ये जो प्रोसेस है तो इसमें मैकेनिकल डाइजेशन होता है। सिंपली जो पीसेस होते हैं, तो उन पीसेस को क्या किया जाता है, उस फूड के पीसेस को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर पीसेस में। देन
हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए माउथ या बकल कैविटी, जो भी ऑप्शन दिया है। इन केस अगर स्टमक ऑप्शन दिया है तो स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। जो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो हमारे माउथ में स्टार्ट होगी, बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है उससे जो सलाइवा सिक्रीट होती है। तो सलाइवा में कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, उसकी वजह से वहां पे ही स्टार्च का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है। इसकी वजह द फर्स्ट साइट फॉर या जो फर्स्ट ऑर्गन है जहाँ पे इस डाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं उसको, तो वो क्या है, माउथ या बकल कैविटी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट है। बट मोस्टली आंसर स्टमक लिखा जाता है, तो स्टमक ये फर्स्ट पार्ट नहीं है। तो जो सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सलाइवा सिक्रेट होती है उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि स्टार्च के ऊपर क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। हम्म जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, स्टार्च का कन्वर्जन होता है माल्टोज शुगर में। तो आपको सिंपल फॉर्म्स पता होने चाहिए, ग्लूकोज, माल्टोज। तो ये क्या है, शुगर के डिफरेंट टाइप्स भी है कार्बोहाइड्रेट्स के, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। तो सिंपलर फॉर्म में इसका कन्वर्जन किया जाता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें जो नोट्स मतलब अवेलेबल करके आपको देने वाले, तो उसमें ईच एंड एवरी ऑर्गन की जो साइज है, लेंथ है, वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। जो कुछ भी रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस के लिए कौन से एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है और उसका कन्वर्जन कहाँ पे होता है। तो कुछ देखिए ऐसे भी एंजाइम्स है कि जिनको एक्टिव होने के लिए अदर एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है। वो जब उसके ऊपर एक्ट हो जाएंगे तो खुद को वो क्या करेंगे, एक्टिव बनाएंगे, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो जैसे कि स्टमक की हम बात करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका रोल है कि जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करेगा उसका नाम है पेप्सिन। वेरी गुड। और ये जो पेप्सिन है वो जब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तब इनएक्टिव फॉर्म में जब वो रहता है तो वो है पेप्सिनोजेन। बट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होगी तो उसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में, मीन्स पेप्सिन के फॉर्म में। अब जब ये पेप्सिन के फॉर्म में आएगा तब जाके ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। तो ऐसे भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो देखो स्टमक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मतलब वहां पे जो भी फूड प्रेजेंट है उसका नेचर कैसे बनेगा, एसिडिक ही बनेगा। अब जब ये नेक्स्ट पार्ट में मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे एसिडिक मीडियम के फूड पे अदर एंजाइम जो वो एक्ट नहीं हो सकते, इसकी वजह से इसको कन्वर्ट किया जाता है अल्कलाइन मीडियम में, जो कि पैनक्रियास बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो मीडियम है ये एसिडिक टू अल्कलाइन बनता है, और अल्कलाइन मीडियम में क्या किया जाता है, फूड को और ब्रेक किया जाता है। तो इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। सो इन डिटेल मैं आपको नोट्स में दे दूंगी फंक्शन, लिवर का फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल पार्ट्स जो भी इसमें इंक्लूड है उन सब का उन सब के नोट्स जो है वो मैं आपको प्रिपेयर करके दे दूंगी। तो आज के पार्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वैसे स्टडी किया है, बट नेक्स्ट क्लास में फिर से विथ डायग्राम मैं आपको वो दिखा दूंगी। और वहां पे देखिए जब कभी आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे या उसके क्वेश्चन आंसर्स, मैं ग्रुप पे आज का होमवर्क डाल दूंगी आपके लिए। बट जब कभी आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, तो जब ड्रॉ करेंगे तो उसको प्रॉपर एक तो लेबलिंग करना है, और उसमें आप एडिशनल कर सकते हैं, जैसे कि जो भी रिएक्शन है, जो इंजाइम्स प्रेजेंट है, वो इंजाइम्स वहां पर ही आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आपको जब वो रीड करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये पार्ट है तो इसमें ये इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आगे आप एक सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन या ये किस पे एक्ट होता है और इसका कन्वर्जन किस में होता है। तो एक ही डायग्राम में, एक पेज पे डायग्राम आप फॉर्म कीजिए, और वहां पे आप ब्रैकेट्स में ये सब चीजें अगर डालते जाएंगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ भी ऑर्गन्स है, उनके फंक्शंस है, वो सब आपको एक ही पेज पे मिल सकते हैं। तो होमवर्क जो है वो ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल हम डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से स्टडी करेंगे। तो वहां पर अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।